नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। दर्शकों, प्रारब्ध के इस मंच पर आपसे हम राजनैतिक बात करते हैं, सामाजिक बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल बात करते हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ भारत में या देश के अंदर, समाज के अंदर सनातन जागृति के लिए क्या-क्या हो रहा है, इसको बिना लाइक और बिना व्यूज़ किए, संख्या की परवाह किए, हम निरंतर ये प्रयास करते हैं कि नैरेटिव्स के ऐसे कार्यक्रमों पर भी आपसे बात हो सके। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, चेतन राजहंस जी। चेतन राजहंस जी को आज हमने इनवाइट किया है। चेतन जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। बहुत नमस्कार। दर्शकों, आइए सबसे पहले शुरुआत ही आज की करते हैं, आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। ये स्लाइड आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। संस्था का नाम है सनातन राष्ट्र और इवेंट का नाम है यानी कार्यक्रम का नाम है शंखनाद महोत्सव। 13 से 14 दिसंबर यानी 13-14 दिसंबर भारत मंडपम नई दिल्ली में। आखिर जब 2014 से जिसे मैं राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक क्रांति कहता हूं, वो एक केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन में जो मैं उसे नहीं कहता। और अभी बीते दिनों रामलला विराजमान के भव्य मंदिर में जिस तरीके से मंदिर के पूर्ण होने के पश्चात धर्म ध्वजा की स्थापना हुई प्रधानमंत्री के द्वारा, और वहां से प्रधानमंत्री ने मैकालियन शिक्षा पद्धति और इस पूरी मानसिकता जो गुलामियत की तरफ हमें ले चली, उसको भी अब एड्रेस कर रहे हैं। यानी पिछले 11 सालों में हमारे सनातन की यात्रा राजनैतिक संरक्षण, जी हाँ, राजनैतिक संरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ। आखिर क्या था 2014 से पहले जिसकी वजह से सनातन अपने को जी नहीं पा रहा था, हम अपना रहे थे। लेकिन 2014 के बाद ऐसा जरूर कुछ हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी वजह से अब सनातन अपनी हर एक बात को लेके न सिर्फ चिंता कर रहा है, मनन कर रहा है, बल्कि उसके पुनरुत्थान, उसके संवर्धन की दिशा में भी काम कर रहा है। आइए चेतन जी से जरा जानते हैं कि ये इवेंट क्या है। चेतन जी, ये कौन सा कार्यक्रम है, आपकी संस्था क्या करती है, और दूसरा, आखिर अब भी सनातन के लोगों को सनातनी परंपराओं और सनातनी कामों के बारे में दिल्ली में आके इवेंट करके बताना पड़ रहा है। पहले जरा संस्था, उसके बाद कार्यक्रम और उसके बाद आगे। जी। जी, देखिए मूल संस्था का नाम सनातन संस्था है, जो मुख्य रूप में इस कार्यक्रम की आयोजक है। सनातन संस्था की स्थापना 1999 में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे, गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी। आप पूर्व जीवन में एक साइंटिस्ट थे, वेल नोन साइंटिस्ट थे। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी यह आपके रिसर्च का विषय था। आपने 1971 से 78 के बीच में रिसर्च किया क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पे, और आज भी जो विश्व में क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी टेक्स्ट बुकों में पढ़ाई जाती है, उन्हीं के रिसर्च पेपर पर पढ़ाई जाती है। तो एक प्रकार से वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट रहे। भारत में 1978 में जब वो आए, तो 78 से 83 के बीच में लगभग 5 वर्ष की आयु में उन्होंने 1000 से अधिक पेशेंट्स को जांचा, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट थे। और केस स्टडीज करने के बाद उनको ध्यान में आया कि 1000 पेशेंट जब उनके पास आए, उसमें से 70% जो पेशेंट्स थे वो मेडिकल प्रैक्टिस के द्वारा दुरुस्त हो चुके थे। बट 30% जो पेशेंट्स थे वो किसी ना किसी कारणवश मेडिकल प्रैक्टिस के कारण दुरुस्त नहीं हुए, लेकिन कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रीजनिंग के कारण वो दुरुस्त हो गए। तो डॉक्टर साइंटिस्ट थे गुरुदेव जी, तो उन्होंने हर क्यूरियसता यानी उस दृष्टिकोण से उनको पुनः बुलाया, उनकी केस स्टडीज को खोला, तो ध्यान में आया कि सनातन धर्म में एक अध्यात्म है कि जो लोगों को दुरुस्त करता है। जैसे और कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जो आध्यात्मिक होते हैं, जैसे पितृदोष, वास्तुदोष, ऐसे विषयों को जो एक साइंटिस्ट के दृष्टिकोण से एक नया विषय था। फिर उन्होंने इस विषय में रिसर्च शुरू किया, और फिर उन्होंने उस समय तुलनात्मक अध्ययन करके सनातन धर्म में जो अध्यात्म है उसको जानने का प्रयास किया। और फिर उनको ध्यान में आया रिसर्च के बाद कि इट इज अ साइंस, ये एक साइंस है। जैसे गणेश जी को भी दुर्ब, हम लाल फूल चढ़ाते या दुर्ब चढ़ाते हैं, तो उसके पीछे भी एक साइंस है। शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, उसके पीछे भी एक साइंस है। तो हर चीज के पीछे एक साइंस है। तो फिर उन्होंने ध्यान में आया होना कि सनातन धर्म को साइंटिफिक लैंग्वेज में हमें यदि प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए एक संस्था होनी चाहिए। और फिर उन्होंने सनातन संस्था की नींव रखी। आज जी। 25 वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली में ये सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव हो रहा है। अब आपको लगेगा कि राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक प्रकार से सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, पॉलिटिकल है, और संस्था की हम्म। स्थापना तो अध्यात्म के बेस पे हुई थी।
तो इसका एक इतिहास छोटा सा बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। गुरुदेव जी के जीवन में, उनके जीवन में उनके गुरु भक्तराज महाराज जी 1987 में आए थे। लगभग 8 साल उनके मार्गदर्शन में इन्होंने अध्यात्म का अभ्यास किया, अध्ययन किया। और 1995 में जिस समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था, उस समय उनके गुरुदेव जी ने उनके जीवन के अंतिम क्षणों में ये बताया था कि 2025 के बाद भारत में हिंदू राष्ट्र के लिए अनुकूल काल होने वाला है। तामसिक राजनीतिक शक्तियां परास्त होने लगेगी 2012 के बाद। जो हमने देखा 14 के बाद, आपने जिक्र भी किया कि ये हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्होंने भविष्यवाणी वही कर दी थी कि 2012 के बाद ही ये शक्तियां परास्त होने लगेगी। 2020 में एक महामारी आएगी और उसके बाद 2025 के बाद हिंदू राष्ट्र के लिए समय अनुकूल होगा। उसमें जो आपने सनातन धर्म का अध्ययन किया है, तो अध्यात्म आधारित राष्ट्र रचना का सिद्धांत हमें स्थापित करना पड़ेगा। हमारी जो हम्म। सनातन परंपरा है, सनातन संस्कृति है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो हमें पुनर्जीवित करना होगा। और उसके लिए साइंटिफिक तरीके से आप रिसर्च करिए। तो ये 95 में उन्होंने किताब ईश्वरीय राज्य की स्थापना नाम की किताब लिखी थी, उसमें इसका जिक्र है। और उसी के आधार पर 2025 जब है, तो हमने गोवा में पहला गोवा अधिवेशन किया, महामहोत्सव बनाया। 30,000 की संख्या में लोग जुटे थे, एकजुट हुए थे। और आज दूसरा दिल्ली में हो रहा है। और दिल्ली में इसका कारण ही, उद्देश्य ये है कि सनातन राष्ट्र जो हमारी परंपराएं है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, इसको पुनर्जीवित करना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में उसको स्थापित करना। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जरा कार्यक्रमों की आपका सूची दिखा रहा था कि जी इवेंट में कौन-कौन से कार्यक्रम हैं, तो ज़रा इसके बारे में कुछ बताएँगे? और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई दिल्ली वासी या दिल्ली के बाहर के लोग 13 और 14 दिसंबर के आपके इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं संस्था की तरफ से? जी। जी, देखिए कार्यक्रम 2 दिनों का है, 13 और 14। और 13 तारीख को शनिवार है, तो उस दिन हमने जो थीम रखी है कार्यक्रम की, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और संस्कृति रक्षा की है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्वराज्य था, वो मूलतः सनातन राष्ट्र था। उसमें परंपराओं का, तो हमने एक उसमें परिसंवाद रखा है, स्वराज्य संवाद, जिसमें हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का काल का राज्य पद्धति और आज का वर्तमान भारत, इसका स्वव्यवस्था, हमारी सुरक्षा दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि, मंदिर दृष्टि, न्याय दृष्टि, इन दृष्टिकोण से हमने उसका वर्णन रखा है। माननीय जो हमारे पूर्व सर न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उदय ललित जी, वो उसमें रहेंगे। मंदिर दृष्टि के विषय में विष्णु शंकर जैन जी, जो काशी मथुरा के विषय में काम कर रहे हैं, वे रहेंगे। सांस्कृतिक दृष्टि शेफाली वैद्य जी रखेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग छत्रपति महाराज जी का जो स्वराज्य था, उसके संदर्भ में हुँ, ये रचना होगी। और दूसरा है संस्कृति संवाद, जिसमें हुँ, भारत की संस्कृति का ह्रास करने वाले जो पहलू है, उस पर प्रकाश किया जाएगा और सांस्कृतिक जागरण की बात होगी। हुँ, तीसरा जो हमने उसी दिन रखा है, मंदिर संवाद। मंदिर संवाद जो है वो हमारे मंदिरों के विषय में जो अनसुनी कहानियां हैं, जो कार्य हुए हैं या कार्य होने चाहिए, इन विषय पर दिग्दर्शन करेगा। 14 तारीख की थीम तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, इस विषय को हमने भावना रखी। और सनातन राष्ट्र जो मूल संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से देना है, उसी को हमने वहां रखा हुआ है। तो इसमें हमने सनातन राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की सुरक्षा की थीम रखी है। तो अंतर्गत सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, तो एक उसमें रण संवाद होगा, जिसमें नेवी के, एयरफोर्स के और मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर्स, डीआरडीओ के साइंटिस्ट, ये सारे हमारी आत्मनिर्भरता, सार्क देशों में जो पुनः रही अराजकता है या तीसरे विश्व हुँ, युद्ध की संभावनाएं हैं, भारत की सुरक्षा व्यवस्था है, नक्सलवाद है, अर्बन नक्सलवाद है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। और सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं का भारत की सुरक्षा में योगदान क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति का योगदान क्या होना चाहिए, इस पर हम जागरण करेंगे। और फिर अंत में विश्व कल्याणकारी सनातन राष्ट्र की दिशा क्या होनी चाहिए, तो स्वामी गोविंद देवगिरी जैसे संत वहां कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, जो इस विषय पर हमें दिग्दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से 2 दिनों का ये कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम के साथ साथ हमने 3 दिनों की, यानी 13, 14 और 15, हमने स्वराज्य का शौर्यनाद नाम की एक एग्जीबिशन बनाई है, जिसमें हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के काल के जो शस्त्र थे, उसका संकलन हमने किया है। और वो जो है उसकी एग्जीबिशन होगी। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्पर्श किए 8 शस्त्रों का हमने वहां एग्जीबिशन कर रहे हैं। जो भवानी तलवार है,
तो वो भवानी तलवार का भी साक्षात दर्शन वहां उपलब्ध किया गया है। इसी के साथ साथ जो मराठाओं के अलग अलग प्रकार के जहाँ राज्य सरसेनापति हंबीरराव मोहिते थे, उनका जो भाला था, या राणा प्रताप जी के काल के कुछ अस्त्र है, तो ये जो हिस्टोरिकल वैल्यू जिनकी है, ऐसे शस्त्रों को हम वहां हमने एग्जीबिशन किया हुआ है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की बात होती है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग था सोमनाथ, जो हम्म। सौराष्ट्र में, गुजरात में है। 1000 साल पहले ये जो भगवान चंद्रमा का नाम सोमनाथ को क्योंकि उन्होंने स्थापित किया था, सोम यानी भगवान चंद्रमा, तो उन्होंने हम्म। स्थापित किया था। तो ये पृथ्वी का मटेरियल नहीं था, तो ये जो सोमलिंग जो था, वो पृथ्वी से ऊपर जो है हवा में ये तैरता था। उसके हाथ से नीचे से जो है आप स्पर्श, यानी पूरी वायु जाती थी, यानी इतना लोह चुंबकीय उसमें तत्व था। क्योंकि वो पृथ्वी का मटेरियल नहीं था, वो चंद्रमा का मटेरियल था, तो इसके कारण उसमें जो सारे तत्व थे वो उसी प्रकार के थे। गजनी के मोहम्मद ने ये देखा कि जब गजनी से मोहम्मद आया था, तो उसने क्या किया, मोहम्मद गजनी ने उसको ध्वस्त कर दिया, क्योंकि काफिरों की हम्म। श्रद्धा उस पर थी। अब हुआ ये कि 1000 साल पहले ये जब घटना घटी, तो वहां का जो परिवार था, पुजारी परिवार, अर्चक परिवार, उसने उस सारे अंशों को, अवशेषों को समेटा और वो तमिलनाडु लेके गए। उस घराने ने 1000 साल तक इसको जो है सुरक्षित रखा। 1924 में, यानी 100 साल पहले, बात ये हुई कि इन्होंने सोचा कि ये हम कांची के शंकराचार्य जी के पास समर्पित कर देते हैं, क्योंकि उन अंशों में भी वही चुंबकीय तत्व थे। तो ये एक दिव्य शिवलिंग के तत्व होने के कारण उन्होंने सोचा कि ये अब कांची, क्योंकि वो परंपरा अखंडित है, वर्षों से चली आ रही है, तो वो इसको सुरक्षित रख पाएंगे। जब ये शंकराचार्य जी के पास गए, तो उन्होंने कहा नहीं, और 100 साल इसको संभालो, क्योंकि 100 साल हम्म। के बाद यानी 2024 में अयोध्या जी में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनेगा। 2025 में प्रयाग में कुंभ होगा, और उस कुंभ में इन अंशों को आप स्नान कराइए, और उसके बाद हिंदू राष्ट्र के लिए काल अनुकूल होगा, तो इसके दर्शन के लिए सभी जगह इसका दर्शन कराइए। तो पहली बार दिल्ली में इस अंशों का दर्शन उपलब्ध किया गया है। ये भी भारत मंडपम में 3 दिनों में आप इस दिव्य लिंगों का दर्शन कर पाएंगे। तो ये एक दिव्य बात इसमें है। तो इस प्रकार से ये एग्जीबिशन है, सबने देखने जैसी है। जी। अच्छा, ये बताइए, मेरे पास एक वीडियो भी आपके माध्यम से आया है। मैं दर्शकों को दिखाने से पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये क्या जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये सब शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के ओरिजिनल्स हैं, मूल हैं, जितने भी अस्त्र हैं? जी देखिए, उसमें से 8 शस्त्र जो है वो जो स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्पर्श किए हुए हैं, अच्छा। तो टच हुआ है उनका। और बाकी जो हम्म। है वो मराठा सल्तनत, मराठा जो राजनीति थी, या मराठा सेनापति थे, उनके द्वारा उपयोग में लाए हुए शस्त्र है। तो उसी के साथ साथ विजयनगर के साम्राज्य के कुछ शस्त्र है, राणा हम्म। प्रताप जी के परिवार से कुछ शस्त्र है। तो ये कलेक्शन हिस्टोरिक जो शस्त्र है उनका है। और ये कोई मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई नई बनावट से बनाए गए शस्त्र नहीं है। ये उस हम्म। काल के हिस्टोरिक वैल्यू वाले, मूल्य वाले शस्त्र है, जो पुणे की एक संस्था है कोर नाम की, जो इसी का हम्म। संकलन और संग्रह और उसका संवर्धन करती है। उनके साथ टाइप करके हमने ये प्रदर्शनी यहाँ लगाई है। तो बहुत ही ठीक। सुंदर ऐसी है, हिस्टोरिक वैल्यू उसमें है। चलिए, ये इसका मैं बताना इसका एक ट्रेलर दिखा देते हैं। ये वीडियो आपके जी। माध्यम से आया है, दर्शकों देखिएगा, 1 सवा मिनट का ये वीडियो है। तो जरा सा हम ऑडियो दोनों अपना बंद रखते हैं और ये वीडियो आप देखिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि शिवकालीन शस्त्र वास्तव में कितने भारी थे? दिल्ली वासियों, तैयार हो जाइए, आपके सामने इतिहास जीवंत होने वाला है। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में दुर्लभ शस्त्र प्रदर्शनी देखने अवश्य पधारें। चेतन जी, काफी संक्षिप्त में लेकिन बेहद विस्तार से, आप देखिए दोनों शब्द में एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूं। काफी संक्षिप्त लेकिन पूरे विस्तार के साथ आपने संस्था संस्था के जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बता दिया, और उद्देश्य के बारे में बता दिया, और इस पूरे आयोजन के बारे में आपने बता दिया। दर्शकों तक अब तारीख पहुंच गई, 13 और 14 दिसंबर, भारत मंडपम, नई दिल्ली। क्या क्या जी। उसमें कार्यक्रम है आपने वो भी दिखा दिया। जो आपके माध्यम से स्लाइड आए थे, मैंने उनके जरिए भी दर्शकों तक ये बात पहुंचा दी कि कौन कौन संभावित वहां पे अतिथि हैं, वक्ता हैं और बाकी सारे लोग हैं।
अब इसमें शामिल कैसे हुआ जाए? क्या कोई बहुत ऐसा आसान है। ऑनलाइन लिंक या कोई ऐसी चीज जिसको हमारी टीम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे, क्योंकि नीचे कमेंट में लोग पूछना प्रारंभ कर देंगे, तो हम क्या आपकी संस्था की तरफ से कोई ऐसा डिजिटल आमंत्रण पत्र या प्रवेश पत्र या कोई ऐसा बारकोड जिसको स्कैन किया जा सकता है, जिसकी पूरी डिटेल हो और एक पीडीएफ फॉर्म में हो या किसी अन्य फॉर्म में हो, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दें? जी। जी, एक रजिस्ट्रेशन लिंक है जो मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। इससे लोग रजिस्ट्रेशन करना उनको आसान हो हम जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसको। और दूसरी बात यह है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो आपको आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि भारत मंडपम एक हाई सिक्योरिटी एरिया है। वहां यस। स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, और स्पॉट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका आधार कार्ड या आपका सरकारी पहचान पत्र एक अति आवश्यक डॉक्यूमेंट है। उसके द्वारा ही आपको वहां प्रवेश प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब 13 तारीख को अगर अवनीश पी शर्मा अपना आधार लेके या कोई ऐसा सरकार द्वारा अधिकृत कोई परिचय पत्र लेके मैं अगर आपके वेन्यू पे पहुंचाऊं तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और एक दर्शक, एक संभागीय के रूप में मुझे अनुमति हो जाएगी अंदर जाने की। बिल्कुल, बिल्कुल प्रवेश मिलेगा आपको। परंतु यही मैं बताना चाहूंगा कि ये स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए अत्यधिक समय लगता है, इसीलिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पहले भरिए, और आपके पास जो क्यूआर कोड या आपकी लिंक जो आ जाएगी वो दिखा के आप सीधे, आपकी गाड़ी भी अंदर आएगी और आपको सीधा अंदर प्रवेश इमीडिएट मिलेगा। इसलिए मेरे दर्शकों से आह्वान है कि जो इच्छुक है वो सारे लोग अपनी रजिस्ट्रेशन लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले और आसानी से भारत मंडपम में प्रवेश करें। इवेंट का समय दोनों दिन? इवेंट का दोनों दिन इवेंट जो है सवेरे 10 बजे शुरू होगा और रात्रि 7 बजे समाप्त होगा, लेकिन एग्जीबिशन है ये तीनों दिन रात्रि 8 बजे तक चलती रहेगी। बिल्कुल 13, 14 और 15। दर्शकों, बिल्कुल 13, 14 और 15 दिसंबर। और सच कहते हैं जिस तरीके से भारत में अब सनातन का संवर्धन हो रहा है, सनातन कहीं गया नहीं था, बस थोड़ा सा धीमा पड़ गया था, और धीमा विपरीत परिस्थितियों की वजह से, क्योंकि भारत में जिस मॉडल को हमने अपना रखा है शासन के, वो लोकतंत्र आधारित है। और जब लोकतंत्र आधारित कोई सरकार सनातन के खिलाफ वाली हो, जब इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री पाया जाता हो जो ये कहता हो इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और जब सनातन को, हिंदुत्व को प्रभावित करने के लिए नकारात्मक रूप से कई कानून और कई बिल पास किए जाने की तैयारी हो, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राम जन्म स्थान रामलला विराजमान उन पूरे चरित्र को, हमारे उस आराध्य को ही काल्पनिक बताने का एक ऐसा लोकतांत्रिक माहौल यहाँ पर सरकार के द्वारा तत्कालीन ये सृजित रहा हो, तो उसके बाद ऐसे ही अनायास ही, मैं नहीं कहता हूं कि 2014 में इस देश में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक सांस्कृतिक क्रांति हुई है, और अब आपको प्रधानमंत्री आवास में गौ सेवा दिखाई देती है, शारदीय नवरात्र में आपको वहां माँ जगत जननी के दर्शन होते हैं, और योग का संवर्धन होता है। सुदूर हमारे हिमालय से लेके नीचे दक्षिण तक मंदिरों के पूजा करते हुए आपको हमारे प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। 25 करोड़ आबादी वाले, जो कि अगर कोई देश होता तो 5वें नंबर का देश बन सकता है, उत्तर प्रदेश, वहां एक योग पद से निकल के राजपथ तक आने वाले सन्यासी योगी आदित्यनाथ जी सत्ताधीश होते हैं। आप महाकुंभ देखते हैं, आप काशी कॉरिडोर देखते हैं, आप विंध्याचल कॉरिडोर देखते हैं, आप उज्जैन देखते हैं, आप न जाने ऐसे कितने सनातन के संवर्धन वाले काम देखते हैं, जिसको देख के अब वाकई ऐसा लगता है कि ये स्वर्णिम काल है सनातन का, यही वर्तमान है जो कि आगे भविष्य दिखाता है। तो ऐसे में चेतन जी, आपकी संस्था जिस तरीके से दिल्ली तक पहुंची और लोगों तक पहुंची है, हालांकि मैं इसे वाकई थोड़ा सा दुख मानता हूं और असंतोष होता है कि अब भी आप जैसे लोगों को, आपकी संस्था को लोगों के बीच पहुंचना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है, जबकि ये चीजें तो घर घर पहले ही पहुंची हुई होनी चाहिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपके संस्था को साधुवाद, और आयोजन के सफलतम होने की मेरी तरफ से, प्रारब्ध परिवार की तरफ से, हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और दर्शकों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अभी चेतन जी से बोलूंगा कि इससे पहले कि टीम इसको अपलोड करे, जितने भी लिंक हो सकते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के हों, चाहे कार्यक्रम के बारे में हो, चाहे वो बारकोड जिसमें समाहित हो, वो सारे लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर मिल जाया करेगा, उसके बाद आपको चैनल का बाकी डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो वहां जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। और मुझे आमंत्रण देने के लिए चेतन जी, अमिता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता सचदेवा मैम को आप लगातार प्रारब्ध पर लीगल विषयों पर बातचीत करते हुए देखते रहे हैं, तो उनका भी इसमें सहभाग है। आप सभी पूरी संस्था और सभी आयोजक मंडलों को बहुत बहुत धन्यवाद। न्योता मुझे भी मिला है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जी मैं भी अपने परिवार के साथ वहां पर मौजूद हूँ। परिवार जब मैं कहता हूं तो प्रारब्ध का परिवार, मैं अपना निजी परिवार नहीं यहाँ कह रहा हूँ। एक बार फिर चलते चलते आपको बहुत बहुत बधाई। और दर्शकों, जाइए जरूर, अगर तनिक भी अवसर हो, आप एनसीआर के वासी हों, तब तो निश्चित जाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचाइए। अगर आप देख रहे हैं एनसीआर से बहुत दूर हैं, तो जो आपके जानने वाले एनसीआर की तरफ हैं उनको भेजिए। ये होना बहुत जरूरी है। चेतन जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। इसी के साथ अग्रिम शुभकामनाओं सहित आज की ये चर्चा आप यहाँ समाप्त करेंगे। दर्शकों, मुझे और चेतन जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जय श्री राम।